नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 शुरुआत करने जा रहे हैं। चौथा चैप्टर है। इसके बाद एक पार्ट के बाद चौथा चैप्टर का भी अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं हर चैप्टर में आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके फायदे के लिए है। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली अच्छे से मनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, 25 नंबर, 24 तक पढ़ा दिए पहला पार्ट में। तो भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? इसमें से किस शहर को कहा गया है? वित्तीय मतलब जहां पैसे ज्यादा, अमीर राज्य एक तरह से बोल सकते हैं। मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर तो नहीं, सबसे ज्यादा कहाँ है? आर्थिक राजधानी किसको बोलते हैं? ये देखिए कितना, 15, 18, 20, 21, 22, बार कितना बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो वित्तीय राजधानी कौन सा है? मुंबई है। कौन सा है शहर? मुंबई है। मुंबई को पहले बंबई बोलते थे। मुंबई को दोस्तों पहले क्या बोलते थे? बंबई। क्या बोलते थे? बंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर है और वित्तीय राजधानी है। क्या ये? वहां पैसे का लेन देन, बहुत ज्यादा आर्थिक गतिविधि होती है मुंबई में। देखते होंगे फिल्म उलिम वही बनता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी 50 और पता नहीं कौन कौन से शेयर बाजार वहां होता है ना। फिर डायमंड की जो बिक्री होती है गुजरात में बनती है, मगर बिक्री होती है मुंबई में ही। वहां पैसे का क्या है, एक तरह से खदान समझ सकते हैं भारत के लिए मुंबई। वित्तीय राजधानी है। तो उसके बाद रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। भारतीय स्टेट बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई में। देखते हैं बड़ा बड़ा बैंक का भी हेडक्वार्टर वहां पर है। और बहुत सारे कंपनी का भी है। फिल्म तो मानिए वही बनता है बॉलीवुड वाला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी जिसको बोलते हैं। फिर एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी वहीं पर। इसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है। और क्या है, बैंक का, बहुत सारे बैंकों का मुख्यालय भी, वो हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। तो इसलिए वो वित्तीय राजधानी एक तरह से बोल सकते हैं। वित्तीय क्या है? भारत का एक वित्तीय शहर है मुंबई। यह शहर अर्थव्यवस्था, व्यापार और मनोरंजन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। क्या है यहाँ पर? भारत के लिए बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है, एक तरह समझिए। मुंबई का जो अर्थव्यवस्था बिलियन में है। फिर व्यापार बहुत सारा होता है यहाँ से। मनोरंजन, बॉलीवुड दुनिया में फेमस है फिल्म बनाने के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन, हट जाते हैं, आपको यहां तक दिखाई दे। सहकारी बैंक द्वारा, वाणिज्य बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा। किसके द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन किया जाता है? केंद्र बैंक होगा। आरबीआई वो क्या करता है? वो तो बैंक को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो वो तो नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कॉमर्शियल बैंक। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाणिज्यिक बैंक, जिसको कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, वाणिज्यिक बैंक। कौन बैंक? कॉमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं? व्यावसायिक बैंक। इसमें कौन कौन आ जाएगा? एसबीआई, पीएनबी। इसमें दो तरह के बैंक आ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी। प्राइवेट में आ जाएगा वो सब एचडीएफसी, वो सब जो है ना, पता नहीं कौन कौन सा बैंक है, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस, यस, और पता नहीं कौन कौन से, तो वो सब प्राइवेट। और सरकारी में तो जितना सरकार का बैंक है वो तो आ ही जाएगा इसमें। तो वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। तो क्या करता है? बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन करता होता है, जिसमें वही दिया गया है। वाणिज्यिक बैंक, जिसको कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, व्यावसायिक बैंक, देख रहे हैं ना, एसबीआई, एचडीएफसी, वही जो बोले थे वही हो। पैसे का लेन देन, लोन, ये सब बैंक है तो पैसे का ही काम करेगा। पैसा जमा करना, डिपॉजिट करना, या किसी को लोन के रूप में देना, लॉकर देना, ड्राफ्ट, चेक, ये सब तो उसका काम ही है। 27 नंबर देखिए, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? क्या बोल रहा है दोस्तों? लंबे दिनों के लिए, मतलब 5 साल, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। कौन सा इसमें से? कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 27 नंबर का हट जाता है यहाँ पर, कौन सा है? तो 27 का है सी,
भूमि विकास बैंक है ना, वो ज्यादा दिन के लिए लोन देता है। भूमि विकास बैंक सबसे ज्यादा दिन के लिए लोन देता है। चलिए देखते हैं। भूमि विकास बैंक सही उत्तर है इसका। भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, एलडीबी जिसको बोलते हैं, इन बैंकों का स्थापना विशेष रूप से किसानों को कृषि भूमि में सुधार, कृषि मशीन, मतलब जो खेती में मशीन लगता है उसके लिए पैसे देती है। तब मशीन लेगा, पैसा लेगा, किसान तुरंत पैसा थोड़े हो जाएगा, कुछ समय तो लगेगा ही। तो क्या करेगा, उसके लिए उसको समय देगा। जैसे लोन लेने जाते हैं क्या देखते, उसमें टाइम रहता है नहीं, इतना दिन, 5 साल 10 साल, आप पर इच्छा है कि आप कितना दिन तक उसमें चुका सकते हैं। तो देख लीजिए यहां तक सिंचाई सुविधा, वो सब मोटर वोटर के लिए पैसा लेते होंगे किसान लोग। दीर्घ काल लेते हैं, कितने देते हैं ये दीर्घ काल। भूमि विकास में कितने, 5 से 20 साल के लिए। तो 20 साल तो नहीं बनी, टाइम हो गया। प्राथमिक कृषि समिति, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और कृषक महाजन, ये मुख्य रूप से किसानों को अल्पकालीन देते हैं लोन। क्या देते हैं, छोटे समय और या फिर मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये लोग बीज के लिए, खाद के लिए, फसल की बुआई के लिए, कटाई के लिए पैसे दे सकते हैं। मगर जो भूमि विकास बैंक है ये ज्यादा लंबा समय के लिए लोन देता है, दीर्घकालीन के लिए। 28 नंबर देखिए, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बोल रहा है इसमें से बताओ गैर वित्तीय संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है कौन सा। सहकारी बैंक, महाजन, ये सब तो देख रहे हैं ना, ये सब ये गैर संस्थागत है, मतलब ये निजी है। इस पर सरकार का, महाजन पर, व्यापारी पर, रिश्तेदार पर साहब पैसे लेते हैं तो सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं होता, वो आदमी जो पैसा देगा वो नियंत्रण करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक इसका क्या हो जाएगा, गैर संस्थागत नहीं है। क्या ये जो सहकारी बैंक है ये सरकारी बैंक है, सरकार का इसमें हस्तक्षेप रहता है। सरकार मतलब बैंक से अगर जो हर आदमी को लोन देने दोस्तों, तो समझिए बहुत फायदा होगा। वो बहुत कम इंटरेस्ट पर देती है लोन, मगर पता नहीं लोगों को वो जाता है तो क्यों नहीं देता हो, तो बैंक ही जाने क्या अंदर क्या होता है। ये सब आदमी देता है जो बाहर वाला ज्यादा इंटरेस्ट पर देता है, बैंक बहुत कम इंटरेस्ट पर लेता है। तो सरकारी ये वाला सहकारी बैंक क्या है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है, ये सरकारी संस्था है। मतलब ये एक तरह से बोल सकते हैं संस्थागत वित्तीय संस्था है सहकारी बैंक, सरकार से उसको मान्यता मिला हुआ है सहकारी देख रहे हैं बैंक। जो बताया वही बता रहा है, ऋण प्रदान करना, यही सब बैंक है तो यही काम करेगा, पैसा लेना, जमा करना, देना, लोन देना। लोन में बहुत तरह का, होम लोन, कार लोन, एडुकेशन लोन, जो भी लोन ले सकते हैं वो से वही सब इसका क्या काम है। अब बाकी देखिए उधर महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार क्या है, साहूकार, ये सब गैर संस्थागत वित्तीय है, मतलब ये इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। ये चाहेगा तो कम भी रेट पर दे सकता है, इसका मन होगा तो ज्यादा रेट पर भी आपको ब्याज दे सकता है, पैसे लेंगे वो तो। आगे देखिए संस्थागत में देखिए क्या क्या होता है, एक होता है गैर संस्थागत, इस पर क्या होता है सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, ये निजी एक तरह से प्राइवेट हो गया। प्राइवेट लोग जो निजी आदमी पैसा मांगते हैं ना जाकर मजबूरी में, जो भी समझिए, वो हो गया गैर संस्थागत में। और दूसरा क्या होता है संस्थागत, इसमें क्या होती है सरकार द्वारा सब चीज तय किया जाता है कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा, कितना मतलब बैंक के पास कितना लिक्विडिटी होगा तो वो बैंक खोल सकता है, सारा नियम कानून कंट्रोल किया जाता है। बैंक वाला आप पर ज्यादा दबाव नहीं डाले, उस सब के लिए नियम कानून है, परेशान नहीं करेगा। आप अगर ईएमआई नहीं दिएगा तब तो परेशान करवे करेगा, अब लोन लिया नहीं चुकाएगा तो परेशान करवे करेगा। अब मतलब इस तरह से परेशान नहीं करेगा जैसे महाजन होता है ना, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, नहीं तो बैंक वाला क्या है कम इंटरेस्ट लेता है। तो वो सब जो है ना सरकार नियंत्रण करती है आरबीआई के माध्यम से, वही सारा इंटरेस्ट रेट जो भी होता है ना रेट वही से तय करवाती है सरकार के द्वारा ही। ये क्या होते हैं पंजीकृत होते हैं, मतलब सरकार द्वारा ये रजिस्टर बैंक होते हैं। अगर कोई बैंक आपके साथ गलत कर रहा है ना तो आप आरबीआई के पोर्टल पर जाकर ये उसका शिकायत कर सकते हैं, देखिएगा फिर बैंक वाला की हाल होता है। मगर प्राइवेट वाला आदमी के पास कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। जो प्राइवेट में आदमी लोन लेता है महाजन से, उसका आप शिकायत नहीं कर सकते कहीं पर। और वो जो
सरकारी वाला उसका हर चीज लिखित में होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है। ना ही आप उसके साथ गलत कर सकते हैं बैंक के साथ, ना ही बैंक आपके साथ गलत होती है, कुछ सब चीज लिखित में होता है वहां पर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संस्थागत वित्तीय संस्था बोलते हैं। इसमें क्या आता है, बैंक आ जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, जितना तरह के बैंक आते हैं ना, जो रजिस्टर्ड बैंक है, सरकारी बैंक, वो आ जाएंगे संस्थागत में, जिसको सरकार मान्यता दिए हुए है। अगला 29 देखिए, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में मतलब एक तरह से बिहार बोल सकते हैं, सूक्ष्म छोटे लेवल पर लेन देन का जो काम करती है, कौन है इसमें से, गरीब तबके के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, व्यापारिक वर्ग के लिए। सबसे तो आसान आंसर है सूक्ष्म कम के लिए, तो गरीब के तबके के लिए। 29 का क्या हो जाएगा, ए नंबर साइड हो जाते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो 29 का क्या हो जाएगा, ए नंबर, और 28 का भी ए ही नंबर हो जाएगा। कहा देखते हैं ना, सहकारी। तो बैंक से रिलेटेड सब चीज याद कर लीजिएगा। ए नंबर क्या करती है, राज्य जो सूक्ष्म वित्त होता है, मतलब सूक्ष्म वित्त मतलब छोटे, एक तरह से कॉर्पोरेट बैंक बोल सकते हैं। सहकारिता बैंक होता है ना, छोटा छोटा, कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेट नहीं, कोऑपरेटिव बैंक। इसमें लोग सेल्फ ग्रुप बना लेते हैं, 10 गो देखते हैं, गांव में देखते हैं औरत बना लेते हैं, कुछ कुछ पैसा जमा करते हैं, तो बैंक से कुछ लोन लेके कुछ छोटे मोटे उद्योग, सिलाई का, मुर्गी पालन का, मछली पालन करते हैं ना, उस तरह से इसको समझ सकते हैं गरीब तबके के लिए। गरीब तबके के लिए इसका सही आंसर है सूक्ष्म वित्त का मुख्य उद्देश्य कम आय वाले व्यक्ति, परिवारों और छोटे उद्यमों को क्या है, वित्तीय सेवाएं, मतलब उसको लोन मुहैया कराने। जैसे मान के चलिए बेचारा कोई रिक्शा चालक है, मान सकते हैं, तो उसके पास तो 10 लाख 20 लाख आएगा नहीं, तो क्या हुआ, उसको मन है मुर्गा फार्म खोलने का, तो वो जाएगी इसी संस्था में। छोटे छोटे जो बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक सरकार द्वारा ही बनाए जाते हैं, तो आप उसके जाकर बताइएगा कि हम ये करना चाहते हैं, तो वो दे सकता है लोन। छोटे ऋण, छोटा कर्जा, ये ज्यादा कर्जा नहीं देगा क्योंकि इसके पास पैसे नहीं रहता उतना ज्यादा कर्जा देने की क्षमता ही नहीं। अगर ज्यादा लोन लेना है तो आपको फिर दूसरा बैंक, बड़ा बैंक जाना पड़ेगा। बचत, यहाँ पर आप सेविंग अकाउंट खुलवा के पैसे सेव करवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, बीमा करवा सकते हैं, धन हस्तांतरण मतलब आपको पैसे दूसरे के अकाउंट में भेजवाना है, वो सब यहाँ पर काम आप कर सकते हैं। जिन्हें पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों से ऋण या अन्य सेवाएं नहीं मिल पाती, वो यहाँ पर जाकर अपना काम कर सकते हैं पैसे से, आर्थिक रिलेटेड पैसे से। मैक्लेगन बोलिएगा इसको। समिति बनाई गई, कब बनाई गई थी, मैक्लेगन समिति कब बनाई गई थी बताइए इसमें से, 1911 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में। 30 का आंसर बताइए, साइड हट जाते हैं। 1914 ईस्वी में। कब बना था दोस्तों, 1914 ईस्वी में। मैक्लेगन समिति कब बनाई गई थी, 1914 ईस्वी में बनाई गई थी। मैक्लेगन समिति का गठन ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत सर जिसमें भारत गुलाम था, 1914 में बना था। कब बना था देख रहे हैं ना, 1914 में। सहकारी आंदोलन की समस्या और प्रगति की जांच करने के लिए बनाया गया था। मैक्लेगन समिति क्या बनाया गया था, जो कोऑपरेटिव बैंक बना था ना उस समय, उसमें कोई गड़बड़ी ना आ जाए उसके जांच के लिए इसको बनाया गया था। इस समिति के अध्यक्ष उस समय सर एडवर्ड मैक्लेगन थे। ये जो समिति बनाया गया था देखरेख करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक का, जो उस समय चला था सहकारिता बैंक के बारे में आंदोलन, तो उसको देख रेख के लिए उसके अध्यक्ष कौन थे, मैक्लेगन थे, एडवर्ड पूरा नाम था। इसका उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य से बना था ये, सहकारी साख समितियों के कामकाज की जांच करना। क्या करना, सहकारी साख समितियों जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के लोगों थे उसका जांच, कामकाज की जांच करना, मतलब कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, पैसा रिलेटेड है तो गड़बड़ी मन में आएगा ही, तो उसके जांच के लिए बनाया गया था। सहकारी आंदोलन को अधिक सफल और व्यापक बनाने के लिए सुझाव देना, और इनका काम क्या था कि जो संस्था बना है उसमें नया नया आइडिया लाना ताकि और ये विकास कैसे करे। इस समिति की रिपोर्ट 1915 में प्रकाशित हुई थी, जिसने भारत में ग्रामीण साख और सहकारी बैंकिंग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1914 में तो बना, मगर इसका रिपोर्ट एक साल बाद 1915 में आया।
31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। मतलब आपको कोई प्रोडक्शन करना है, फैक्ट्री लगाने है, तो उसमें कम समय के लिए कौन ऋण देता है? सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, केंद्रीय, सी में हो गया केंद्रीय बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का बताइए, साइड हट जाता है तो आपको यहां तक दिखाई दे। तो प्राथमिक सहकारी समिति ये क्या है? उत्पादक के लिए लोन देती है। उत्पादक के लिए लोन देती है कौन? प्राथमिक सहकारी, कम समय के लिए। प्राथमिक सहकारी, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये ग्रामीण स्तर पर गठित संस्थाएं होती हैं जो किसानों को उत्पादन कार्यों जैसे बीज, खाद, उर्वरक, फर्टिलाइजर, खाद के लिए, कीटनाशक, देखते हैं सब्जी वो सब फसल में कीड़े लग जाते हैं तो उसको मारने के लिए छिड़काव होता है, उसके लिए पैसे देती है। अल्पकालीन ऋण कितने के लिए देती है? 12 से 18 महीने के लिए देती है। प्राथमिक सहकारी समिति कितने दिन के लिए लोन देती है? लघु समय के लिए, मतलब छोटे समय के लिए, मतलब 1 से 1.5 साल। 12 से 18 महीना, 12 महीना 1 साल का, तो 18 महीना 1.5 साल, 6 महीना 1.5 साल के लिए देती है, शॉर्ट टर्म के लिए। 32 नंबर देखिए, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, ये सभी। भूमि विकास बैंक किस तरह का लोन देती है? सी, डी, बताइए कौन सा है? सी हो जाएगा, दीर्घकालीन के लिए। भूमि विकास कैसे लोन देती है? बहुत बड़े समय के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, हम ज्यादा समय के लिए देती है। कौन? भूमि विकास बैंक लोन। देख रहे हैं ना, भूमि विकास, लैंड डेवलपमेंट बैंक। भूमि विकास बैंक विशेष रूप से किसानों, भूमि सुधार, कृषि मशीनरी, ट्रैक्टर खरीदने, सिंचाई सुविधा विकसित करने, पुराने ऋणों का भुगतान करने जैसे बड़े और उत्पादक वर्षों के लिए वित्तीय प्रदान करते हैं। ऋण अवधि ऐसे नहीं, उसके लिए बड़ी राशि और लंबी चुकती अवधि होती है। देखिए देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, इरेजर कहाँ है? देखिए ध्यान से, कितने दिन के लिए? लंबी, देख रहे हैं ना, लंबी अवधि के लिए, मतलब दीर्घकालीन देता है कौन? भूमि विकास बैंक। कितना से कितना देखिए, 5 से 20 वर्ष, 5 से 20 वर्ष, और ज्यादा ले सकते हैं तो ज्यादा भी दे सकता है। ये कम से कम बता रहा है 5 से 20 वर्ष। 20 वर्ष आपको कम समय लग रहा है? बहुत समय होता है 20 वर्ष। लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रदान करती है, दीर्घकालीन, देख रहे हैं ना, दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए कौन लोन प्रदान करती है? भूमि विकास बैंक। 33 नंबर, संगठित बैंक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं केंद्रीय बैंक, वित्त बैंक, वाणिज्यिक बैंक। संगठित मतलब समझ लीजिए इसको, मतलब संस्थागत रूप से, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से, जिसको सरकार मान्यता दिए हुए है, वैसे बैंक के बारे में बताना है आपको। केंद्रीय बैंक, हाँ इसको सरकार मान्यता दिया हुआ है। वित्त बैंक, इसको भी दिया है, सरकार संस्कृति देती है। वाणिज्यिक बैंक को भी देती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज टोटल हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा पूरा। हाँ, सभी बैंक संस्थागत है, देख रहे हैं ना, ABC कुल यहाँ पर क्या है? संस्थागत, मतलब सरकारी मान्यता मिला हुआ है इसको, RBI से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, एक तरह से लाइसेंस बोल सकते हैं। केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक सभी क्या है? संगठित बैंकिंग प्रणाली के भाग हैं। केंद्रीय बैंक एक चीज में आ जाता है RBI, ये तो सर्वोच्च बैंक है, बैंकों का बैंक बोलते हैं इसको। वाणिज्यिक बैंक में आता है SBI, HDFC, ये सब कॉमर्शियल बैंक होते हैं, पैसा लेना, ये सब पैसे से ज्यादा रिलेटेड काम करते हैं। ऋण, बीमा सभी काम कर देंगे वाणिज्यिक बैंक। तीसरा में आता है सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, ये छोटे छोटे होते हैं, जैसे RBI, RRB इसको बोल सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक। RBI यहाँ पर आने वो भी आएगा, नाबार्ड, ये सब आता है इसमें, जो क्या करते हैं? वही काम पैसे से रिलेटेड, बैंक का काम है तो वो वित्तीय लेन देन करेगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है? केंद्रीय बैंक, वित्त बैंक और वाणिज्यिक बैंक, ये सब क्या है? संस्थागत, मतलब सरकारी मान्यता प्राप्त है इन बैंकों को। ये आंसर हो जाएगा सब इसका, ऑल।
34 नंबर देखिए, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, इसमें से बताना है जिसमें भारतीय पूंजी बाजार का भाग नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो पूंजी बाजार का भाग नहीं है? प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्था, भारतीय मुद्रा बाजार। तो बताइए 34 नंबर का आंसर कौन है? डी है। 34 नंबर का आंसर कौन है? डी, भारतीय मुद्रा बाजार जो क्या है, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, बाकी सब है तीनों। भारतीय मुद्रा बाजार क्या है? भारतीय वित्त प्रणाली के अंग होने के बावजूद पूंजी बाजार क्या है, से अलग है। भारतीय मुद्रा बाजार पूंजी बाजार से अलग है। 35 नंबर देखिए, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण देने की सुविधा प्रदान की जाती है, किसके द्वारा? संस्थागत स्रोतों से, गैर संस्थागत स्रोतों से। मतलब सूक्ष्म वित्त मतलब छोटा लोन। यहां से ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? सूक्ष्म वित्त योजना मतलब सरकार से योजना, छोटी छोटी योजना चलाती है ना, 2 लाख 5 लाख 50,000 10,000 20, जैसा लोन, छोटा स्तर पर ही लोन। तो कौन कौन संस्था दे सकता है? संस्थागत स्रोत, जिसको सरकार मान्यता प्राप्त है, हाँ वो दे सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं देगा। लेते ही जाकर जो रिक्शे उसे चलाते हैं उसमें थोड़ा सरकारी बैंक में जाएगा तो लोन नहीं देगा, उसको छोटा मोटा लोन तो दे ही देता है आजकल। गैर संस्थागत स्रोत से, हाँ तो वो जाके गैर संस्थागत स्रोत तो दोनों हो जाएगा, इसका आंसर सी। क्या हो जाएगा? सी। दोनों स्रोत से क्या है, वित्तीय योजना का सहायता इसको मिल जाती है, निर्धन लोगों को, परिवारों को लोन। ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें, गैर और संस्थागत दोनों तरीके से लोन मिल जाती है। ए और बी दोनों तरीके से। संस्थागत पता ही है, जिसको सरकार मान्यता प्राप्त दिए हुए, जैसे सरकारी बैंक आ जाएगा, एसबीआई, प्राइवेट बैंक भी आ जाएगा संस्थागत स्रोत में। और गैर संस्थागत में हो जाएगा महाजन, रिश्तेदार, कोई आस पड़ोस के लोग से, आदमी, व्यापारी, आप उससे जो ले लिए पैसा ऊंचा से। मगर जो साहूकार होता है, देख रहे हैं, साहूकारी सबसे पैसा लेंगे, क्या होगा? इसका जो रेट होता है ज्यादा होता है इंटरेस्ट का, बैंक का कम होता है। 36 नंबर देखिए, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थानों का सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्था में जो पैसे से रिलेटेड जो संस्था होते हैं, बैंक एक तरह से बोल सकते हैं, उसमें किन किन संस्थाओं को? व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां, बीमा कंपनियां, इनमें से सभी। 36 नंबर का बताइए, साइड हट जाते हैं ताकि आपको यहां तक दिखाई दे सके। तो डी, इनमें से सब, इनमें से सभी, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से सभी है वित्तीय संस्था। व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक है ये, एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, सब सरकारी साख समितियां ही है, बीमा कंपनियां, एलआईसी रखते हैं, सरकारी है कि नहीं है? वित्त संस्था है ना, बहुत सारे संस्था सरकारी नियंत्रण करती है सब। तो वही है जो बताया, व्यावसायिक बैंक, सहकारी कोऑपरेटिव क्रेडिट, किसानों व्यापारियों को लोन देती है छोटे स्तर पर, बीमा कंपनियां, ये सब क्या है? वित्तीय संस्थाएं हैं। 37 नंबर, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। मतलब वित्तीय सेवा मतलब पैसे से रिलेटेड जो काम होता है, कहां पर यूज होता है? हर जगह तो पैसे का यूज है भी, व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को, सरकार को, इनमें से सभी। पैसा तो सभी को चाहिए, ऐसा थोड़े बोलता है व्यक्ति को नहीं चाहिए, व्यवसायी को चाहिए ही, सरकार को भी पैसा चाहिए ही, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 37 का आंसर बोलना पड़ेगा। आगे देखिए, इनमें से सभी को पैसा चाहिए, वित्तीय संस्था से, बैंक से सब पैसा लेता है, व्यक्ति, व्यापारी, सरकार सभी लेती है पैसे ना। 38 नंबर देखिए, मुद्रा बाजार की संस्था वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक, सहकारी समिति या व्यापारी, इनमें से सभी। 38 नंबर साइड हट जाता है, बताइए यहां से। ए, व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? व्यावसायिक बैंक मुद्रा बाजार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, व्यावसायिक बैंक सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है।
वित्तीय संस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। व्यावसायिक बैंक में निजी और प्राइवेट दोनों तरह के बैंक आ जाएंगे। व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं इसको, मुद्रा बाजार में क्या है, वाणिज्यिक बैंक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रिजर्व बैंक? बताइए 39 नंबर का आंसर क्या होगा? 39 का होगा सबसे ऊपर में क्या है? रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सबसे बैंक में सबसे ऊपर पर है। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक आएगा, वाणिज्यिक बैंक। RBI सबसे शीर्ष पर है बैंकिंग पर। ये बैंकों का बैंक कहा जाता है इसको। रिजर्व बैंक क्या है? सबसे ऊपर पर है, उसके बाद सब नीचे आता है। क्योंकि ये बैंक जितना भी पिछले क्लास में बता जितना भी भारत में बैंक है ना, सभी को यही नियंत्रित करती है। कौन बैंक कौन कितना इंटरेस्ट रेट रखेगी यही तय करती है। बाजार में कितना पैसा रहेगा, कौन सा नोट चलेगा, कौन सा बंद करना है, कितना मात्रा मार्केट में पैसा रखना है, सब नियंत्रित करती है। मगर क्या है, केंद्र सरकार के थोड़ा अधीन रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ये बैंक RBI। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसको 40 नंबर भी समझा देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले क्या था, बैंक जब भारत सरकार के गुलाम था ने, तो सभी बैंक क्या थे? सरकारी ब्रिटिश के थे, कुछ प्राइवेट थे। उस समय जो बड़े बड़े राजा थे वो सब बैंक खोल के बैठे थे। तो सरकार क्या किया, ये बैंक उस समय क्या बड़ी मनमानी करते थे। अभी तो कुछ कम करती है, मगर उस समय बहुत ज्यादा मनमानी करते थे बैंक, एक तरह से साहूकार जैसा। तो सरकार क्या किया, सभी बैंक को सरकारी बना दिया, घोषित कर दिया। जैसे अभी HDFC, एक्सिस देख रहे हैं ना, प्राइवेट बैंक है, तो उसको क्या किया, सरकार बोला नहीं, सरकारी बैंक अब रहेगा ही नहीं, प्राइवेट बैंक अब रहेगा ही नहीं, सबको सरकारी करो। जितना भी बैंक था उस समय जबरदस्ती सरकार क्या किया, सबको एकदम अपने अंडर ले लिया, सभी बैंक को। तो कब हुआ था? 1969 में। 1969 में क्या हुआ था, जितना भी बैंक था उसको प्राइवेट से सरकारी बैंक बना दिया गया, पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया गया 1969 में। 1969 में याद रखिएगा, है ना। 19 जुलाई 1969 को क्या हुआ था, बैंकों को सरकारी बना दिया गया। प्राइवेट बैंक जो राजा खोल के बैठे थे ना, निजी सबको बोला पर सरकारी बनाओ, मनमानी नहीं चलेगा। उस समय के प्रधान इंदिरा गांधी थे। कौन प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में क्या किया गया, 14 प्रमुख जो बैंक था उसको निजी बना दिया गया। निजी था उसको प्राइवेट से सरकारी। प्राइवेट आदमी क्या जब हुआ तो निकलो यहां से, अब सरकार चलाएगी बैंक को, अब हमर हो गया ये। राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी राशि कितनी थी उसमें 50 करोड़ से अधिक थी। मतलब वैसे बैंक को सरकारी ये क्या, जिसकी आय मतलब जो बैंक का वैल्यू 50 करोड़ से ज्यादा था उसको क्या किया, सरकारी बना दिया गया। फिर 1980 में 2 बार हुआ, एक बार 1969 में हुआ, उस समय 14 बैंक को बनाया गया। फिर 1980 में 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 2 बार किया गया। 1969 में 6 बैंक, कितने 6, और 1980 में सॉरी 1969 में 14 बैंक को, 1969 में 14 बैंक को, और 1980 में 6 बैंक को क्या कर दिया गया, प्राइवेट से सरकारी बना दिया गया। इसका मुख्य कार्य उद्देश्य था बैंकिंग सेवा को सामाजिक कल्याण के लिए करना। बैंकिंग बड़ी मनमानी करते थे, उसका क्या काम किया, सरकार बोली नहीं ये तो लूट रहा है, तो साहूकार जैसे कर रहा है तो बैंक वो कर रहा था, सरकारीकरण कर दिया तो उसका इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो समाज का भलाई हो उससे। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु उद्योग तक पहुंचना, एकाधिकार को कम करना और आर्थिक विकास के संसाधनों का बेहतर उपयोग करना। बैंक से जो काम, आप कोई बिजनेस कीजिएगा तो लोन लीजिएगा, पैसा लीजिएगा तो बैंक ही देगा लोन। और पहले क्या था, निजी था तो मनमानी करता था, तो सरकार अपने अंडर ले लिया ताकि नीचे जो तबका है सोशल वेलफेयर कर सके, समाज का कल्याण कर सके। नीचे तबका भी वो भी बिजनेस करे, लोन ले सके, घर बनाने के लिए बहुत सारा काम होता है पैसे से। तो 1969 में 14 बैंक हुआ था इंदिरा गांधी के, फिर 1980 में 6 और बैंकों का हुए थे। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं, ये आपके बुक के अनुसार बता रहा है।
सरकार विलय करते 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 इतना कम कर दिया, अभी 28 गो बचा है ग्रामीण बैंक। 2025 में कितना बैंक बचा है ग्रामीण? 28 गो। पहले था 196। 41 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? साइड हट जाता है तो आपकी देखिए दिखाने से क्या गो था? 196 गो। मगर और अब विलय करते, विलय मतलब क्या है? दो दो बैंक को, तीन तीन बैंक को मिला दिया आपस में। जैसे देखिए ना, जैसे कॉमर्शियल बैंक पहले क्या गो था? 27 गो था 2017 तक। उसके बाद देखिए मिलते मिलते 12 गो बच गया है, मिला दिया सब बैंक को। तो वैसे ही ग्रामीण बैंक को भी मिलते 196 से 28 पर ले आया है सरकार। अब 28 गो है अभी तक, अभी में अभी और पता नहीं कई गो विलय होगा। पुराना डाटा के अनुसार 196 है। देख रहे हैं 2021 से 24 में था 43 गो, फिर मर्जर होकर 2025 में हो गया है 28 गो। मर्जर मतलब मिला दिया बहुत, मतलब कोई बैंक नहीं चला पा रहा है सही से, क्या क्या जो बढ़िया थोड़ा फंक्शन कर रहा है ना, खराब का बैंक वापस में मिला दिया तो कम जाएगा ना। 196 से आया 43 गो, 43 को सब हो गया 28 गो। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? वो था ग्रामीण बैंक, और ये कौन है? सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है, वो है तो 25 गो। क्या गो है? 25 गो है भारत में। अरे भारत कहते हैं राज्य में। क्या गो है? 25 गो। क्या गो देखिए, कोऑपरेटिव बैंक है वो है 25 गो। 43 नंबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कई बार बताए हैं, बहुत बार बताए इसको। 1935 में। आरबीआई इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में क्या हुआ था? आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका 1934 में अधिनियम लाया गया था कि एक सरकारी बैंक होना चाहिए जो सभी बैंक को नियंत्रण करे, सभी बैंक को चलावे। तो 1934 में अधिनियम लाया गया और 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ? बैंक की स्थापना आरबीआई की कर दी गई। ठीक है, आगे देखिए 44 नंबर, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? अब ही पूछ रहा है। 2025 में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? अगर पुराना डाटा पूछता तो 27 होता, मगर अब कितना है भारत में? अभी तत्काल लेटेस्ट वाला कीजिएगा तो 12 गो है। लेटेस्ट में अभी कितना है? 2025 में 12 गो है राष्ट्रीयकृत बैंक, बाकी सबको मिला दिया गया है। देख रहे हैं ना, अभी कितना है वर्तमान में? 12 गो। पहले था 20 गो, फिर 27 गो। ये पुरानी संख्या है। 20 गो 27 को क्या है? पुरानी संख्या है। अभी क्या है? 12 गो। सबको मिला मिला के कम हो गया। बैंक ने पहले 2 आदमी था, उसको मिला देगा तो क्या आदमी बन जाएगा? वो 1 हो गया काम। आदमी गलत उदाहरण दे दिए। पहले क्या था? 2 गो प्राइवेट कंपनी, अब उसको मिलाकर 1 गो कर दिया गया। वही समझते एक कंपनी कहलाएगी। वैसे बैंक क्या हुआ? अलग अलग था, उसको मिलाकर एक बैंक बना दिया गया। कोई बैंक में 2 गो 3 गो मिला दिया तो 2 गो 3 गो बैंक ने खत्म किया, एक बैंक बन गया। 45 नंबर देखिए, देश में कार्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? फिर से ग्रामीण बैंक का क्वेश्चन आ गया, अभी तुरंत पीछे पढ़ाए थे। भारत में कितने ग्रामीण क्षेत्र? तो 196 है, तुरंत बताए थे। ये पुराना डाटा है, मगर अभी 2025 में देखिएगा, 2025 में एक संख्या बच गया 28 गो। ये पुराना डाटा है, आपके बुक के अनुसार पढ़िएगा तो 196 को था। आरआरबी क्या पढ़ते हैं इसको? आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसको बोलते हैं। ये कितने हैं? पुराने डाटा के अनुसार यहाँ आंसर 196 को, क्योंकि किताब के अनुसार है, मगर 2025 के अनुसार 28 गो है। 2025 में क्या हो गया है? 28 बैंक 196 से घट के। देख रहे हैं, पुराना आंकड़ा कितना? 196 गो, अगर अभी क्या गो है? 28 गो। 46 नंबर देखिए, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? ये पहले भी क्वेश्चन है, बोले ना क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इतना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का दे देंगे ना कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा।
परीक्षा में जाइएगा, आसानी से 2 बार 3 बार खाली लिख लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से बनाइएगा। तो 25 कितने हैं? सहकारी कोऑपरेटिव, सहकारी मतलब कोऑपरेटिव बैंक कितने हैं? 25 गो है अभी ना, देखिए 25 गो। 47 नंबर देखिए, प्राथमिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख है तो कृषि से रिलेटेड से ही लोन देगा, नहीं वो कृषि है तो कृषि से ही रिलेटेड लोन देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। 47 का क्या हो जाएगा आंसर? यहां तक देख लीजिए, 47 का क्या हो जाएगा? ए। कृषि है तो कृषि रिलेटेड नहीं लोन देगा, कृषि से रिलेटेड हो तो कृषि से ही देगा लोन। 48 नंबर देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 48 नंबर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए, 48 नंबर का क्वेश्चन। 1982 में। कब हुई थी? ये दोनों देख रहे हैं ना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में। राष्ट्रीय एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको नबार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नबार्ड। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में। कब हुई थी दोस्तों? 1982 में। इसको क्या है? नबार्ड की स्थापना बोलते हैं। पूर्ण नाम इसका है एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, एन से बैंक, बी से बैंक हो जाएगा, बी से, ए से एग्रीकल्चर हो जाएगा, आर से रूरल हो जाएगा, डी से डेवलपमेंट हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 को नबार्ड की स्थापना हुई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 के लिए शिव रामन समिति की सिफारिशों पर यह कार्य भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के ऋण और वित्त पोषण प्रदान करने वाला सर्वोच्च संस्था है। नबार्ड क्या है? जो किसान लोग होते हैं उनको बढ़िया से पता होगा, किसान लोग जो होते हैं उनको ये क्या है? लोन देती है, उन्हीं के लिए बनाया गया है नबार्ड। देख रहे हैं यहाँ पर, रूरल ग्रामीण क्षेत्र को विकास करने के लिए बनाया गया है बैंक को। इसने कृषि ऋण, ये क्या क्या देता है? कृषि ऋण के क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य को संभालता है। मतलब किसान को जो लोन होता है कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन ये संभालता है आरबीआई की तरफ से। कौन? नबार्ड। नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। यही क्वेश्चन का आंसर है। नबार्ड के राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, है ना, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास दूसरा भी समाप्त हो गया मेरे दोस्तों। अब जल्द ही इसका अगला पार्ट होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मजेदार क्वेश्चन हैं, पढ़ के आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।